नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरू करके मालवीय नगर जैसी प्रेस्टिजियस कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट बनने तक का सफर लगभग 3 दशक के पेशेंस और कर्मठता के बाद ये सफर तय करने वाले भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और अग्रेसिव नेता सतीश उपाध्याय जी आज हमारे साथ चर्चा में है और इस चर्चा को हमारे साथ आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी शिवेंद्र श्रीवास्तव। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा मैंने कहा कि काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद पार्टी ने आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, मालवीय नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी का कैंडिडेट बनाया है, तो परफॉर्मेंस का प्रेशर है? नहीं, परफॉर्मेंस का नहीं है। पार्टी ने तो मुझे मालवीय नगर के विधानसभा चुनाव से पहले भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, जिसमें मुझे पार्टी का अध्यक्ष बनाया था। इससे बड़ी जिम्मेदारी और क्या हो सकती है। मैं मानता हूं कि मैं तो बहुत सामान्य से घर से आता हूं। मुझे अपनी योग्यता से ज़्यादा हमेशा पार्टी ने दिया है, तो मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहता हूं और जो जिम्मेदारी मुझे देते हैं उसको ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करता हूं। चैलेंजिंग ज़्यादा किसको मानते हैं आप, अध्यक्ष के तौर पे अपने कार्यकर्ताओं को डील करना या जनता के बीच जाकर के उनको समझा पाना कि सरकार की नीतियों से कैसे? देखिए, दोनों ही बातें हैं कि जब आप संगठन के पद पर होते हैं तो आपको सबको समन्वय करके चलना होता है। आपको पार्टी की नीतियों को, केंद्र सरकार में जब हमारी सरकार है उनकी नीतियों को कैसे हम नीचे बूथ तक के कार्यकर्ता तक पहुंचाएं, कैसे हमारा बूथ संगठित हो, कैसे हमारा बूथ मजबूत हो, कैसे हम समाज के सभी वर्गों में संपर्क के साथ जाएं, सामाजिक समरसता को कैसे हम आगे बढ़ाएं, सभी वर्गों को पार्टी के साथ जोड़ें। और अलग अलग तरह की प्राथमिकताएं आपके पास होती हैं, चाहे युवा हैं, महिला है, सभी प्रकार के वर्ग हैं, उनको पार्टी के व्याप को आगे बढ़ाना आपके संगठन का आधार रहता है। लेकिन जहां तक चुनाव की बात है तो उसमें आपका लक्ष्य दूसरा हो जाता है। यहाँ आपको अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं को आपको मिलना है, आपको उनको बताना है कि हम उनको क्या डिलीवरी दे सकते हैं और हमारी क्या नीतियाँ हैं। सर, तो आपने चुनाव की बात कही, इसलिए मैं इस पर आ रही हूँ कि तो इस बार आपके लिए बड़ा चैलेंज क्या है? सोमनाथ भारती जो 3 बार से चुनकर आ रहे हैं, या फिर अपनी तलाशती हुई जमीन कांग्रेस के पूर्व एमएलए जितेंद्र सिंह कोचर है? नहीं, मैं ऐसे एज ए चैलेंज के रूप में तो नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं जो भी कार्य पार्टी हमको देती है उसको हम एक चुनौती के रूप में ज़रूर देखते हैं। हम किसी को हल्का लेके नहीं चलते हैं। जो प्रतिद्वंदी है उसकी अपनी ताकत है, लेकिन हमको ये विश्वास है और इस विश्वास के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सर पर मोदी जी की नीतियां हैं और मोदी जी की गारंटी हैं। तो जिसके साथ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियां और गारंटी हैं, निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। और हम कोई 3 बार चुना है, मेरे लिए इस पर कोई, मेरे मन पर इस चीज़ का कोई बोझ नहीं है। 3 बार चुनने के बाद आपकी उपलब्धियां क्या हैं, आपने जनता के साथ क्या किया है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं, लेकिन एक बात और है कि लंबे समय से बीजेपी यहाँ सत्ता में नहीं रही और आम आदमी पार्टी तमाम विरोधाभासों के बावजूद भी बड़े अंतर से जीती है हर बार। 2 बार यहाँ पर 67 सीट और 62 सीट का बड़ा आंकड़ा पार किया है। 10 साल 11 साल में ऐसी क्या चीज़ है जो लगता है कि अब आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाएगी और इस बार बड़ा दावा किया जा रहा है कि बीजेपी ही आ जाएगी? देखिए, 10 साल की अगर आप देखेंगे तो 10 साल में दिल्ली पूरी तरह से बेहाल हो गई। ये शायद पहली ऐसी सरकार होगी जिसमें गवर्नेंस के अलावा सब कुछ है। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना कोई नीति है, ना कोई आपका विज़न है। दिल्ली को आप कैसा बनाना चाहते हैं इसके बारे में ना आपको कोई सपना है, ना आपने कोई उसका रोड मैप बनाया है। आप तो केवल और केवल सत्ता, ये आप पूरी जितने भी विरोधाभास जो आप कह रहे हैं, इस बार सारे विरोधाभास समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये पार्टी जिन सिद्धांतों को लेकर के यहाँ आई थी, अन्ना का बाय प्रोडक्ट थी। डे 1 से आप देश के अगर सबसे बड़े यूटर्न मुख्यमंत्री होंगे या नेता होंगे तो अरविंद केजरीवाल होंगे। पहले उन्होंने घोषणा की कि मैं ज़िंदगी में चुनाव नहीं लड़ूंगा, उन्होंने चुनाव लड़ा, अन्ना के कहने के बावजूद लड़ा। मैं चुनाव लड़ने के लिए, आप पूरा उनका जो एक अगर आप परसेप्शन आप देखेंगे, वो परसेप्शन क्रिएट करके चीज़ों को वोट के रूप में भुनाना और उसको सेंटिमेंट को कैसे लोगों को आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें अब समाप्त हो चुकी हैं। आपने जिस तरीके से कहा, कांग्रेस को गाली दी, कांग्रेस को कहा आपने कि मैं इनके साथ कभी भी सरकार नहीं बनाऊंगा, बच्चों की कसम खा ली, आपने सरकार बना ली। तो बिगेस्ट अपॉर्चुनिस्ट
अगर कोई हो सकता है तो अरविंद केजरीवाल। नहीं तो ये लड़ाई जो है केजरीवाल वर्सेस बीजेपी है या फिर स्थानीय मुद्दे हैं? नहीं, देखिए, लड़ाई केजरीवाल तो उसके मुखिया है ना। दिल्ली को बेहाल किसने किया? दिल्ली को शराब की नगरी किसने बनाया? दिल्ली का कोई रोड मैप नहीं बना तो किसने बनाया? दिल्ली की सड़कें टूटी तो किसके कारण से टूटी? दिल्ली में अगर पानी भरा तो किसके कारण से भरा? दिल्ली में अगर शीश महल बनाया तो किसने बनाया? दिल्ली में यमुना अगर आज भी नाले के रूप में है तो किसने किया? दिल्ली में अगर एक बारिश में 9 फीट पानी भर जाता है, डिसिल्टिंग नहीं होती, तो कौन जिम्मेदार है? लेकिन उपाध्याय जी, एक चीज़ और भी है कि नेता लोग ये कहते हैं कि हम ये सही कर देंगे, ठीक कर देंगे। 10 साल में केजरीवाल ने नहीं किया, उससे पहले शीला दीक्षित ने नहीं किया, उससे पहले मदन लाल खुराना की सरकार बीजेपी की थी, तब भी ये समस्याएं बनी थी। साउथ दिल्ली के लिए बड़ी समस्या सीवर की, पार्किंग की और यहाँ पर और तमाम जो बेसिक समस्याएं हैं, उसको किस तरह से देखते हैं कि बीजेपी अगर आएगी, आप जीतेंगे, यहाँ के विधायक होंगे, तो आप कैसे एड्रेस करेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि पहली सरकारों ने, खुराना जी के समय में मेट्रो आई थी, उन्होंने उसकी आधारशिला रखी थी। शीला दीक्षित के समय में मेट्रो प्रारंभ हो गई, काम हुए। लेकिन ये तो सरकार काम करने वाली सरकार है ही नहीं, इसको काम से कोई लेना देना ही नहीं है। आप मुझे बताइए कि पिछले 11 साल में, आप पत्रकार हैं, मैं अगर छोटा सा, आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने 10 साल में नया पार्लियामेंट बना दिया, नया यशोभूमि बना दिया, नया प्रगति मैदान बना दिया, भारत मंडपम बना दिया, G20 हो गया, नया पुलिस हेडक्वार्टर बना दिया, नई एम्स की बिल्डिंग बना दी, चौथी मेट्रो बना दी, टनल बना दी, सो एंड सो ऑफ। एक मिनट। लेकिन 11 साल में इस सरकार की एक बिल्डिंग, कोई इनका सेक्रेटरीट भी जिसको अपग्रेड करके इन्होंने बनाया हो, या एक ऐसी आइकॉनिक प्लेस जिसको लोग कह सकते हो कि आम आदमी पार्टी ने इस समय ये बिल्डिंग खड़ी की। सरकार बाकी काम भी करती है ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा शीश महल के अलावा। ठीक है, एक सवाल इस पर लेकिन बनता है कि अगर जनता इसी चीज़ को मान रही होती, तो शीला दीक्षित की सरकार जब गई थी उस वक्त उन्होंने बड़ा विकास कार्य कराया था। बीजेपी की केंद्र की सरकार से लेकर राज्यों की सरकार भी विकास की बात करती हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पर शायद अब जनता भटक गई, वो नहीं देती है, उनको चाहिए फ्री की चीज़ें। केजरीवाल ने एक परंपरा शुरू की कि हम फ्री में बिजली देंगे, पानी देंगे। अब तो RWF तमाम उसको फॉलो कर रही तमाम पार्टी। मुझे लगता है कि इस बार का संसद का चुनाव पहला ऐसा चुनाव था जो प्रो इनकम्बेंसी पर लड़ा गया, विकास पर लड़ा गया, उपलब्धि पर लड़ा गया, गारंटी पर लड़ा गया। भारतीय जनता पार्टी जीती। मध्य प्रदेश में मैं काम करता हूँ, मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा, लगातार तीसरी चौथी बार प्रो इनकम्बेंसी पर चुनाव लड़ा, विकास पर लड़ा, हम जीते। गुजरात में हमने चुनाव लड़ा, हम जीते। हरियाणा में हमने चुनाव लड़ा, हम जीते। आप हमारा श्रृंखला है, हम ये नहीं कह सकते कि विकास के मुद्दे पर, काम के मुद्दे पर चुनाव नहीं होते हैं। जहाँ तक मैंने कहा ना कि एक दिल्ली के लोगों के लिए एक माया जाल बुना गया। दिल्ली के लोगों को जैसे आप एक मछुआरा जाल फेंकता है ना कि मुझे मछली को पकड़ना है, तो इनकी राजनीति केवल वोट की राजनीति थी। वोट के लिए झूठ बोलना, दिल्ली में पानी फ्री मिलेगा, दिल्ली में बिजली फ्री मिलेगी, दिल्ली में वाईफाई फ्री होगा, दिल्ली में स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री मिलेगी, दिल्ली में युवाओं को रोजगार मिलेंगे, दिल्ली पेरिस बनेगी, दिल्ली लंदन बनेगी, दिल्ली, ये सब चीज़ें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने भी फॉलो किया। बीजेपी भी वही बात कर रही है। मोदी जी कह रहे हैं हम 21,000 रुपये देंगे, तमाम पॉलिसीज की बात। ये तो होड़ सी बन गई है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी 1951 में जनसंघ से लेकर और आज तक हमारी विचारधारा में अंत्योदय सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि समाज के अंतिम छोर तक उन चीज़ों को पहुंचाना। और जब मोदी जी ने 2014 में शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था मेरी सरकार वंचितों को समर्पित सरकार है, और हमने वो करके दिखाया है। ये तो अभी लेकर के आ रहे हैं। आप केजरीवाल जी की बात करेंगे, पंजाब में उनकी गवर्नमेंट है। 3 साल पहले उन्होंने कहा था कि महिलाओं को सम्मान निधि दी जाएगी, 1 रुपये की सम्मान निधि 3 साल में नहीं दी। आपने देखा कि दिल्ली में उन्होंने पार्लियामेंट चुनाव में घोषणा की कि लोगों के खाते में आतिशी ने कहा बयान है। अच्छा चलिए, केजरीवाल जी को छोड़िए, आप ही बताइए कि अगर आप जीत कर आते हैं, टॉप के 5 काम जो आप यहाँ के लोगों। देखिए, मैं जीत करके आता हूँ तो मेरे विजन में मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं यहाँ के लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है 10 साल से यहाँ रोड्स नहीं बने हैं, रीकार्पेटिंग नहीं हुई है, वो मेरी प्राथमिकता का होगा। मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी पानी का जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, पानी जो कंटेमिनेटेड मिलता है, साफ़ पानी नहीं मिलता है,
वो उसको हम देने का काम करेंगे। यहाँ का सीवेज सिस्टम पूरी तरह से कलेप्स हो चुका है, उस सीवेज सिस्टम को भी स्पेशलिस्ट से बात करके उसको भी हम आगे ऑगमेंट करके ठीक करके लेकर के आएंगे। यहाँ की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, उस सफाई व्यवस्था को भी हम ठीक करेंगे। यहाँ पर पार्किंग की प्रॉब्लम है, यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन के इश्यूज़ हैं, इन सब इश्यूज़ को एक्सपर्ट के साथ मिल करके करेंगे और सभी तीनों जगह हम समाधान केंद्र बनाएंगे, सिंगल विंडो सिस्टम लेकर के आएंगे। लोग एक ही जगह अपनी समस्याओं के बारे में बात कर सकते हैं। 24/7 हम हेल्पलाइन देंगे, हम मोबाइल ऐप भी बनाएंगे और अपने जो हमने पहले काम किया है पार्षद के। ठीक है उपाध्याय जी, आपने बड़ी लंबी फहरिस्त गिना दी, लेकिन साथ में ये भी बात होती है, कई बार कहा जाता है बीजेपी की तरफ से डबल इंजन की सरकार होगी तो बड़ा फायदा होगा। केंद्र सरकार क्या तभी फायदा देगी या सपोर्ट करेगी जब आपकी सरकार राज्य में होगी? क्योंकि केजरीवाल जी तो आरोप कई बार आरोप लगाते हैं कि इसीलिए हम काम नहीं कर मुझे पा एक बात बताइए कि देश के 33 राज्यों में आयुष्मान भारत योजना लागू हुई, 5-5 लाख का इलाज सब लोगों को मिल सकता था। दिल्ली में कहा मोहल्ला क्लिनिक, सो कॉल्ड मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास, जिसमें ना डॉक्टर है, ना दवाई है, ना मोहल्ला क्लिनिक है, गंदगी का आलम है। क्या मोदी जी ने ये कहा कि आप बीजेपी की सरकार होगी तो हम आयुष्मान देंगे? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? दिल्ली की आप सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होने दी। दिल्ली में जब कोरोना आया तो मोदी जी ने यह कहा कि दिल्ली को कोरोना नहीं मिलेगा। ये हम कैसी बातें करते हैं? अगर आप उन योजनाओं को यहाँ लागू ही नहीं करेंगे तो क्या, अगर ये नहीं किया होता, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरी जो बना, पॉल्यूशन को कम करने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने की, वो किसने की? लेकिन आप उनको ओछी मानसिकता के कारण, आप अपनी छोटी मानसिकता के कारण उन योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं होने देते। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली ने जो केंद्र सरकार ने दी वो नहीं दी होती। ऐसे ही प्रधानमंत्री अन्य योजना जो है वो यहाँ नहीं दी होती। तो ये कुछ करना ही नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते। अच्छा, चाहे राजनीतिक ही सही, लेकिन तमाम इस चुनाव के दौरान ही बहुत से मामले ऐसे निकल के आए जो आपके प्रतिद्वंदी हैं सोमनाथ भारती जी के, कि उनके कई, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हों, चाहे और तमाम तरीके की रॉन्ग डूइंग्स के मामले हों। क्या आपसे हम ये समझ सकते हैं कि अगर आप जीतते हैं, सरकार बनती है, तो ये राजनीतिक मामला ही रह करके नहीं खत्म हो जाएगा? कोई जांच होगी, कोई एक्शन होगा सोमनाथ भारती के खिलाफ? जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया है, जिन विधायकों ने भ्रष्टाचार किया है, जिन लोगों के खिलाफ FIR है, जिन्होंने दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को लूटा है, जिन्होंने महिलाओं के साथ अत्याचार किया है, तो वो लिखा हुआ है, फिर आएंगे केजरीवाल, कहाँ? तिहाड़ जेल में। ये सब विधायक, जो लोग ये कहते हैं फिर आएंगे, उनको दोबारा तिहाड़ में जाना होगा। दिल्ली की गाड़ी कमाई के एक एक पैसे का हिसाब मालवीय नगर की जनता को भी देना होगा और दिल्ली की जनता को भी देना होगा। तो ये सतीश उपाध्याय जी थे जो कि बता रहे थे कि उनकी शिवेंद्र, इसके पहले कि खत्म करिए, ये कवि भी हैं, तो आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कुछ 2-3 लाइन कुछ आपकी तरफ से हो जाए। नहीं, कवि तो नहीं हूँ मैं, तो एक्सीडेंटल कवि हूँ, लेकिन मैं 2 लाइन समय पर मैंने एक कविता लिखी थी, जो समय कैसा चलता है और वक्त आने पर पता चलता है कौन किसका है। तो मैं 2 लाइन पढ़ देता हूँ। समय बोलता नहीं बस मौन है। समय, ये जनता के बारे में है, जनता जो वो समझ रहे हैं ना कि सब उनके साथ है। समय बोलता नहीं बस मौन है, वक्त आने पर बताता है किसका कौन है। बहुत अच्छा, और वक्त ही शायद बताएगा कि आखिरकार मालवीय नगर में, दिल्ली में किसका राज होगा। और जब तक ये फैसला नहीं हो जाता तब तक की कयासों को दौर चलता रहेगा, आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चलता रहेगा। हमारी शुभकामना है कि जो भी जीते देश के लिए, जनता के लिए, मालवीय नगर की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए अच्छा करे। और बहरहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका सतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखना है दिल्ली किसके लिए दूर है, किसके लिए पास है। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।